नमस्कार साथियों, मैं आपका आपके परिवार कैरी ऑन क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। वर्णमाला टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जिस टॉपिक की मैं शुरुआत करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है संधि। संधि के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, संधि से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनको समझेंगे। जो संधि का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप प्रैक्टिकल तौर पर सुनिएगा, बोरियत महसूस मत करिएगा, क्योंकि संधि के स्टार्टिंग के कुछ ऐसे फाउंडेशन है जो हमारे मस्तिष्क में होना अनिवार्य है। मैं चाहता हूं एक ऐसा इमेज आपके मानसिक पटल पर बना दूं जो आपको अनंत समय तक याद रहे। कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर दूं जो आपके मस्तिष्क में रहे हमेशा और हमेशा के लिए। तो आज हम संधि को देखते हैं। आप बोरियत महसूस मत करना। आपको संधि पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि संधि को हमने पढ़ा नहीं, संधि को हमने जिया है। तो जो वन लाइनर क्वेश्चन संधि से बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन वो बनते हैं उनको समझिएगा। यदि बात की जाए संधि की, तो संधि को अंग्रेजी में ज्वाइन बोलते हैं। संधि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ज्वाइन। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से यही बनेगा कि संधि का निर्माण कितने शब्दों से हुआ है। संधि का निर्माण कितने शब्दों से हुआ है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसके बाद क्वेश्चन बनेगा संधि की परिभाषा क्या होगी। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा संधि को तोड़ना क्या कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा संधि का विलोम क्या होगा। उसके बाद इसी के अंतर्गत क्वेश्चन बनेगा संधि कैसा शब्द है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा संधि शब्द में कौन सी संधि है। उसके बाद इसी के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं, तो इनको समझते हैं। यदि बात की जाए कि संधि का निर्माण कितने शब्दों से हुआ है, तो संधि का निर्माण दो शब्द से हुआ है, सम प्लस धी। किससे हुआ है? तो सम प्लस धी से हुआ है। उसके बाद यदि बात की जाए कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। उसके बाद जोड़, उसके बाद संयोग, सुलह और समझौता। यदि बात की जाए कि संधि की परिभाषा क्या होगी, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे? संधि। अब यदि बात की जाए कि संधि में होता क्या है, तो संधि में होता है दो वर्णों का मेल। संधि में होता क्या है, तो आप बताएंगे कि संधि में होता है दो वर्णों का मेल। अब यदि बात की जाए कि संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, तो संधि को तोड़ना कहलाता है संधि विच्छेद। संधि को तोड़ना क्या कहलाएगा, तो आप आंसर करेंगे संधि विच्छेद। उसके बाद यदि बात की जाए कि संधि का विलोम क्या होगा, तो संधि का विलोम होगा विग्रह। क्या हो जाएगा? विग्रह या विच्छेद। विग्रह या विच्छेद। एक बात का आपको ध्यान रखना है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि संधि का विलोम क्या होता है, तो आंसर क्या करेंगे? विग्रह। यदि विग्रह और विच्छेद दोनों ऑप्शन में है तब भी आंसर करेंगे विग्रह। लेकिन यदि विग्रह ऑप्शन में नहीं है तब ऐसी कंडीशन में आंसर करेंगे विच्छेद। आगे समझिएगा
कि संधि हमारा कैसा शब्द है, तो संधि हमारा तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। और ये तत्सम शब्द जो होते हैं ये किस भाषा के होते हैं, तो ध्यान रखना किस भाषा के होते हैं? संस्कृत भाषा के होते हैं। किस भाषा के होंगे? संस्कृत। अब यदि बात की जाए कि संस्कृत, तो संस्कृत को क्या कहते हैं? हिंदी की आदि जननी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है, तो आंसर क्या करेंगे? संस्कृत। अगर लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार से बनकर आ जाए कि हिंदी की जननी कौन है, तो अपभ्रंश। आदि जननी कौन है? संस्कृत। आदि जननी संस्कृत, लेकिन जननी कौन है? तो अपभ्रंश। उसके बाद यदि बात की जाए कि जो ये संधि शब्द लिखा हुआ है, इस संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो आंसर करेंगे व्यंजन संधि। क्या आंसर करेंगे? व्यंजन संधि। उसके बाद क्वेश्चन बनकर आपके सामने आएगा कि संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम आंसर करेंगे सम प्लस धी। क्या आंसर करेंगे? सम प्लस के धी। अब यदि भेद की बात की जाए कि संधि शब्द के कितने भेद हैं, तो संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। संधि के कितने भेद बताएंगे? 3। और ये 3 भेद कौन कौन से होंगे? सबसे पहला है हमारा स्वर संधि। सबसे पहला कौन सा है? स्वर संधि। उसके बाद कौन सा है हमारा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। उसके बाद इसी के अंतर्गत आ जाएगा हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। एक बार फिर से समझिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि संधि का निर्माण कितने शब्दों से हुआ है, तो संधि का निर्माण 2 शब्दों से हुआ है, सम प्लस धी। जहां सम का अर्थ होता है समान रूप से, सम का अर्थ होगा समान रूप से, और यहां धी का अर्थ हो जाएगा धारण करना। धारण करना। तो यहां सम प्लस धी का अर्थ क्या निकला? समान रूप से धारण करना। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होगा मेल, जोड़, संयोग, सुलह और समझौता। 4 विकल्प आपके सामने बनकर आएंगे, और जो 4 विकल्प वो बनकर आएंगे उसमें क्वेश्चन मालूम करेगा कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जो ये विकल्प मैंने आपके सामने लिखे हैं, जो ये मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताए हैं, इनमें से एग्जामिनर केवल और केवल एक ऑप्शन में रखेगा। उसके बाद यदि परिभाषा की बात की जाए कि संधि में होता क्या है, तो 2 वर्णों का मेल होगा। अब आपके मन में एक डाउट बनकर आएगा कि ये वर्ण क्या है, तो ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं वो वर्ण है। मैं आपको जब वर्णमाला चैप्टर आप देख लेना, इसमें प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें सारी चीजें मैंने आपको बताया है कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होते हैं, सब चीजों को विस्तार से समझाया है। संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। यदि विलोम की बात की जाए तो विलोम होगा विग्रह या विच्छेद। लेकिन मैंने आपको यहाँ एक कंडीशन बताई है, यदि विग्रह और विच्छेद दोनों ऑप्शन में हो तो विग्रह को वरीयता देंगे। उसके बाद यदि विग्रह ऑप्शन में नहीं है और विच्छेद लिखा हुआ है तो विच्छेद को वरीयता देंगे। आगे समझिएगा कि संधि कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। उसके बाद संधि शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम प्लस धी होगा। इसका एक नियम बनता है व्यंजन संधि का, वो नियम ये है कि यदि प्लस के पहले आधा मैं हो, प्लस के पहले आधा मैं हो, और कैसे लेकर ज्ञानी तक का कोई भी वर्ण हो, कैसे लेकर ज्ञानी तक का कोई भी वर्ण हो, किसको छोड़कर? मैं को छोड़कर। किसको छोड़कर? मैं को छोड़कर। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा आधा मैं होता है वो अनुस्वार में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। और एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। और ऐसा कहने वाले कौन थे? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था कि पंचमाक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पहले हम अंजलि इस प्रकार से लिखते थे, इस प्रकार से हम अंजलि लिखते थे, लेकिन यदि इसके वर्तमान स्वरूप की बात की जाए तो अंजलि इस प्रकार से लिखा जाएगा।
तो यही क्या है, पंचमा अक्षर है। ये पंचमा अक्षर है और पंचमा अक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया, अनुस्वार का। जो पहले वर्ण होता है वहां अनुस्वार को लगा देते हैं। आगे समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि जब प्लस के पहले आधा मैं हो, कैसे लेकर ज्ञानी तक का कोई भी वर्ण हो, किसको छोड़कर, मैं को छोड़कर, तो ये आधा मैं अनुस्वार में बदलता है। और जो ये अनुस्वार होता है, इस मैं के ठीक पहले जो वर्ण होगा, इस मैं के ठीक पहले जो वर्ण होगा उसके ऊपर जाकर ये अनुस्वार लग जाएगा। जैसे मैंने यहां लिखा सम प्लस के विधान, सम प्लस के विधान। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, सम प्लस के विधान मैंने आपके सामने लिखा। प्लस के पहले क्या है, आधा मैं है और इसके बाद क्या है हमारा वह है। क्या है, वह। ये जो मात्रा होती है इसको काउंट नहीं करेंगे। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि प्लस के पहले आधा मैं हो और बाद में कैसे लेकर ज्ञानी तक का कोई भी वर्ण हो। तो यहाँ प्लस के पहले आधा मैं है और यहाँ क्या है, वह है। तो ये जो आधा मैं हुआ ये हमारा अनुस्वार में बदला। किसमें बदला, अनुस्वार में बदला। और जब ये हमारा अनुस्वार में बदला तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये अनुस्वार होगा ये इस स के ऊपर जाकर लग जाएगा। और जब स के ऊपर जाकर लग जाएगा तो यहां से एक शब्द का निर्माण होगा, संविधान। किसका निर्माण होगा, संविधान। उसके बाद यदि बात की जाए कि अलंग प्लस कार क्या बनेगा, तो अलंकार बनेगा। सम प्लस ज्ञा क्या बनेगा, संज्ञा बनेगा। सम प्लस धी क्या बनेगा, तो संधि बनेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस धी। यदि भेद की बात की जाए तो भेद 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहां तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब पढ़ते हैं संधि के भेद के बारे में। संधि के भेद, तो मैंने आपको संधि के कितने भेद बताए, तो आंसर करेंगे 3। संधि के कितने भेद होते हैं, 3। यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है उनको बारीकियों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले संधि के 3 भेद कौन कौन से होते हैं उनको समझते हैं। नंबर 1 पर होता है हमारा स्वर संधि। नंबर 1 पर क्या होता है, स्वर संधि। नंबर 2 पर होगा हमारा व्यंजन संधि। नंबर 2 पर व्यंजन संधि। और उसके बाद यदि बात की जाए नंबर 3 पर तो हो जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब यहां से किस प्रकार से प्रश्न बनेगा, सबसे पहला प्रश्न यही बनकर आएगा आपके सामने कि इस स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी। स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी। उसके बाद क्वेश्चन बनकर आएगा कि स्वर संधि का अन्य नाम क्या होता है। स्वर संधि का अन्य नाम क्या होता है। उसके बाद प्रश्न बनकर आएगा कि स्वर संधि की क्या विशेषता है। स्वर संधि की क्या विशेषता है। उसी प्रकार से प्रश्न बनेगा कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा व्यंजन संधि का अन्य नाम क्या है। व्यंजन संधि का अन्य नाम क्या है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा विशेषता से कि व्यंजन संधि की क्या विशेषता है। इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने बनकर आएंगे। इसी प्रकार से विसर्ग संधि से प्रश्न बनेगा कि विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होगी। और उसके बाद प्रश्न बनेगा कि विसर्ग संधि की विशेषता क्या होगी। विसर्ग संधि की विशेषता क्या होगी। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि बात की जाए
कि स्वर संधि की विशेषता क्या है। पहले तीनों की विशेषता देख लेते हैं। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये एक ही विद्यालय में पढ़ती थी और इनकी आपस में गहरी मित्रता थी। विद्यालय से पढ़ाई करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में चली जाती हैं। अब अचानक से एक दूसरे से ये मिलती हैं। जब अचानक से एक दूसरे से ये मिलती हैं तो स्वर संधि व्यंजन संधि से कहती है कि तुम्हारी क्या विशेषता है। तो व्यंजन संधि ने कहा कि प्लस के पहले स्वर होगा, प्लस के पहले स्वर होगा और प्लस के बाद व्यंजन होगा। प्लस के पहले स्वर होगा और प्लस के बाद क्या होगा, व्यंजन होगा। व्यंजन संधि ने दूसरी विशेषता बताई कि प्लस के पहले व्यंजन होगा और प्लस के बाद क्या होगा, स्वर होगा। अब व्यंजन संधि ने स्वर संधि से कहा कि तुम्हारी क्या विशेषता है। तो स्वर संधि ने कहा कि प्लस के पहले स्वर होगा और प्लस के बाद क्या होगा, स्वर होगा। प्लस के पहले स्वर होगा और प्लस के बाद स्वर होगा। विशेषता बताने के बाद स्वर संधि कहती है कि मैं कद में तुमसे छोटी हूं और तुम मुझसे बड़ी हो और विशेषता केवल 2 बता रही हो। तो व्यंजन संधि ने तुरंत एक निर्णय लिया और व्यंजन संधि ने क्या कहा कि प्लस के पहले व्यंजन होगा और प्लस के बाद भी व्यंजन होगा। प्लस के पहले व्यंजन होगा और प्लस के बाद भी व्यंजन होगा। उसके बाद स्वर संधि विसर्ग संधि से मालूम करती है कि तुम्हारी क्या विशेषता है। तो विसर्ग संधि ने कहा कि प्लस के पहले विसर्ग होगा, प्लस के पहले विसर्ग होगा और प्लस के बाद स्वर व व्यंजन होंगे, स्वर व व्यंजन होंगे। यहां मैं आपको नोट पॉइंट के रूप में एक बात बताना चाहता हूं। यदि बात की जाए अंग की तो ये हमारा अनुस्वार होता है और ये हमारा विसर्ग होता है। ये हमारा अनुस्वार है और ये हमारा विसर्ग है। जो विसर्ग का उच्चारण स्थान है वो कंठ से होता है और जो ये विसर्ग है इसका उच्चारण स्थान मैंने आपको कंठ से बताया। और ये आवाज किसकी निकालता है, तो ध्यान रखना ये है की आवाज निकालता है। किसकी आवाज निकालता है की। उसके बाद यदि बात की जाए ये हमारा क्या कहलाया, अनुस्वार कहलाया। ये हमारा क्या कहलाया, अनुस्वार कहलाया। और ये हमारा क्या कहलाया, विसर्ग कहलाया। क्या कहलाया, विसर्ग कहलाया। अब यदि बात की जाए कि अनुस्वार और विसर्ग का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, तो अयोग वह कहलाता है। क्या कहलाता है, अयोग वह कहलाता है। अनुस्वार और विसर्ग का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, तो अयोग वह कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि बात की जाए कि अयोग वह का अन्य नाम क्या है, तो अयोग वह का अन्य नाम नपुंसक गण भी है। इनको अयोग वह को नपुंसक गण भी कहते हैं और नपुंसक गण कहने वाले डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अयोग वह को क्या कहा, नपुंसक गण कहा। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि नपुंसक गण क्यों कहते हैं, तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये स्वर और व्यंजन दोनों के साथ प्रयोग हो जाते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा अंकित, क्या लिखा मैंने यहां, अंकित लिखा, तो ये अ स्वर है, इसके साथ भी अनुस्वार आ गया। उसके बाद मैंने यहां कंकड़ लिखा, क्या लिखा, कंकड़ लिखा, और यहाँ क व्यंजन है और व्यंजन के साथ भी अनुस्वार आ गया। तो इसीलिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अयोग वह को क्या कहा, नपुंसक गण कहा। अब अपने ही विषय वस्तु पर चलते हैं। मैं आपको क्या बता रहा था कि विसर्ग संधि में प्लस के पहले विसर्ग होगा और प्लस के बाद स्वर व व्यंजन होंगे। अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपस में मिलकर स्वर संधि के बारे में चर्चा करती हैं कि स्वर संधि के पास तो प्लस के पहले स्वर है और प्लस के बाद भी स्वर है, कि क्या इसके पास कोई अन्य विशेषता नहीं है। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ने कहा, किससे, स्वर संधि से कहा कि तुम्हारी कोई अन्य विशेषता नहीं है। तो स्वर संधि ने कहा कि मेरे पास वो जादू है, मेरे पास क्या है, एक जादू है। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ने कहा कि बताओ तुम्हारे पास क्या जादू है। तो स्वर संधि ने कहा यदि वो जादू देखना चाहते हो तो कैरी ऑन क्लासेज नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वहां आपको जाना होगा कैरी ऑन क्लासेज पर, और वहां जो सर आपको संधि पढ़ा रहे हैं वो आपको जादू दिखाएंगे। तो समझिएगा कि वो जादू क्या है। प्लस के पहले जो स्वर होगा वो हमारा मात्रा के रूप में होगा। प्लस के पहले जो स्वर होगा वो मात्रा के रूप में होगा और प्लस के बाद जो स्वर होगा वो मूल रूप में होगा। किस रूप में होगा,
मूल रूप में। प्लस के पहले वाला स्वर मात्रा के रूप में और प्लस के बाद वाला स्वर मूल रूप में। अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ने कहा कि हमें ये बात समझ में नहीं कि ये मात्रा रूप और मूल रूप क्या होता है। तो समझिएगा ध्यान से, मैंने यहां लिखा कै, क्या लिखा कै। तो ये जो कै है ये मात्रा के रूप में है, ये जो कै है ये मात्रा के रूप में है, क्योंकि इस आधे कै और ए में इसको मैं तोड़ सकता हूं, और ये जो ए हुआ ये स्वर है। तो कहने का तात्पर्य ये है ये मूल रूप है और ये मात्रा रूप है। यदि मैंने यहाँ का लिखा, क्या लिखा का, तो ये हमारा मात्रा रूप है और इस का के साथ क्या छुपा हुआ है, आ से आम, तो ये हमारा कैसा रूप है, मूल रूप है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा की, तो ये हमारा मात्रा रूप है, और यहाँ जिस प्रकार मैं छोटी ई लिखूंगा तो ये हमारा मूल रूप है। उम्मीद करता हूं इतनी बात को आप समझ गए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, प्लस के पहले स्वर है और प्लस के बाद भी स्वर है। कितने स्वर हुए, दो, और दो स्वरों के मेल से किसका निर्माण होता है, तो स्वर संधि का। तो यहां लिख सकता हूं दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से स्वर संधि का निर्माण होता है। स्वर संधि का निर्माण होता है। मैंने आपको क्या बताया कि दो स्वरों के मेल से किसका निर्माण होता है, स्वर संधि का निर्माण होता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, दो स्वरों के मेल से किसका निर्माण होगा, स्वर संधि का। अब यदि बात की जाए कि स्वर संधि का अन्य नाम क्या होता है, तो स्वर संधि का अन्य नाम है अच संधि। क्या नाम है, अच संधि। इसको समझेंगे तो यहां से मैंने क्या बताया कि स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से स्वर संधि का निर्माण होगा, अन्य नाम क्या है, अच संधि। विशेषता प्लस के पहले स्वर रहेगा, प्लस के बाद भी क्या रहेगा, स्वर रहेगा। प्लस के पहले वाला स्वर मात्रा के रूप में और प्लस के बाद वाला स्वर मूल रूप में। यहां से ही एक क्वेश्चन बन जाता है कि स्वर संधि के भेद कितने हैं, स्वर संधि के भेद कितने हैं। यदि भेद की बात की जाए तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5। तो इन 5 भेद के बारे में जानते हैं कि ये कौन से 5 भेद हैं। तो नंबर 1 पर है हमारा दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। नंबर 2 पर हो जाएगा हमारा गुण संधि। नंबर 3 पर आ जाएगा हमारा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। नंबर 4 पर हो जाएगा यण संधि, और नंबर 5 पर हो जाएगा अयादि संधि। कौन सी संधि, अयादि। ध्यान से समझिएगा, संधि के 3 भेद हैं और स्वर संधि के 5 भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं, 3, और स्वर संधि के 5। कौन कौन से, नंबर 1 मैंने आपको बताया दीर्घ संधि, उसके बाद बताया गुण संधि, उसके बाद बताया वृद्धि संधि, उसके बाद बताया यण संधि, और उसके बाद बताया अयादि संधि। अभी मैंने आपको बताया था कि संधि में क्या होता है, 2 वर्णों का मेल। अब यदि बात की जाए व्यंजन संधि की, तो ध्यान रखना जब किसी वर्ण का मेल स्वर व व्यंजन से कराते हैं तो व्यंजन संधि का निर्माण होता है। तो यहां मैं सीधे तौर पर परिभाषा लिख सकता हूं कि जब किसी वर्ण का मेल स्वर व व्यंजन से कराते हैं तो व्यंजन संधि का निर्माण होता है। व्यंजन संधि का निर्माण होता है। अब यदि बात की जाए कि व्यंजन संधि का अन्य नाम क्या होगा, तो व्यंजन संधि का अन्य नाम होगा हल संधि। क्या हो जाएगा, हल संधि। उसके बाद यदि बात की जाए कि विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होगी, तो जब किसी विसर्ग वर्ण का मेल स्वर व व्यंजन से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, विसर्ग संधि का। तो यहां लिख सकता हूं जब किसी
विसर्ग वर्ण का मेल, जब किसी विसर्ग वर्ण का मेल स्वर व व्यंजन से कराते हैं तो विसर्ग संधि का निर्माण, विसर्ग संधि का निर्माण होता है या विसर्ग संधि बनती है। तो यहां मैंने आपको क्या बताया, स्वर संधि की परिभाषा बताई, अन्य नाम बताया, विशेषता बताई। इसी प्रकार से परिभाषा, अन्य नाम और विशेषता, विसर्ग संधि की परिभाषा और विशेषता बताई। इस प्रकार आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बात करते हैं स्वर संधि के भेद के बारे में। स्वर संधि के भेद, यदि स्वर संधि के भेद की बात की जाए तो मैंने आपको बताए हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। अब ये 5 भेद कौन कौन से होंगे? सबसे पहला है हमारा दीर्घ संधि। कौन सा है? दीर्घ संधि। उसके बाद है गुण संधि, गुण संधि। उसके बाद है हमारा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। उसके बाद इसी के अंतर्गत आ जाएगा हमारा यण संधि, और यण संधि के बाद आ जाएगा हमारा अयादि संधि, अयादि संधि। अब यदि बात की जाए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि की, तो ये केवल और केवल 4 बॉक्स पर आधारित हैं। अब वो कौन कौन से बॉक्स होने वाले हैं उनको देखते हैं। यदि बात की जाए ये बॉक्स नंबर 1, ये बॉक्स नंबर 2, ये बॉक्स नंबर 3 और ये 4। यहां मैंने लिखा बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 और बॉक्स नंबर 4 लिखा। बॉक्स नंबर 1 में कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो एएनआर और उसके बाद आश्याम। बॉक्स नंबर 2 की यदि बात की जाए तो बॉक्स नंबर 2 में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रीरी। बॉक्स नंबर यदि 3 की बात की जाए तो बॉक्स नंबर 3 में ए, ओ और औ। यदि बॉक्स नंबर 4 की बात की जाए तो बॉक्स नंबर 4 में आएगा हमारा अनुस्वार। अब यदि बात की जाए दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि के लिए मैंने एक फॉर्मूला डिजाइन किया, 1+1 और 2+2। यहां 1 का मतलब पहले बॉक्स से होगा, 2 का मतलब दूसरे बॉक्स से। जहां मैं 3 लिखूंगा वो तीसरा बॉक्स होगा, और जहां मैं 4 लिखूंगा वो चौथा बॉक्स होगा। यदि यहां इस 2+2 की बात करूं तो ये समान स्वर की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? समान स्वर की कंडीशन है। अब आपके मन में डाउट बनकर आएगा कि समान स्वर क्या होते हैं। देखिएगा, यदि प्लस के पहले एएनआर है और प्लस के बाद एएनआर है तो ये भी समान स्वर की कंडीशन है। यदि प्लस के पहले छोटी ई और प्लस के बाद छोटी ई है, ये भी समान स्वर है। यदि प्लस के पहले छोटी ई और प्लस के बाद बड़ी ई हो, ये भी समान स्वर है। यदि प्लस के पहले छोटा ऊ और प्लस के बाद बड़ा ऊ हो, ये भी समान स्वर है। यदि प्लस के पहले बड़ी ई और इसके बाद भी बड़ी ई हो, ये भी समान स्वर है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्लस के पहले छोटी ई, बड़ी ई, प्लस के बाद छोटी, बड़ी ई, अगर ये है तो वो समान स्वर की कंडीशन है।
इसी प्रकार से प्लस के पहले छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, प्लस के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, ये भी समान स्वर की कंडीशन है। तो उम्मीद करता हूं समान स्वर की कंडीशन को आप समझ गए होंगे। जरा मुझे एक बार बताइएगा, मैंने प्लस के पहले छोटी ई लिखा और इधर छोटा ऊ लिखा, तो ये हमारी असमान स्वर की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन बनी? असमान स्वर की कंडीशन बनी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये कंडीशन किसकी है? असमान स्वर की कंडीशन है। अब आगे समझते हैं इसी के बारे में। तो ध्यान रखना, जो दीर्घ संधि होती है, इस दीर्घ संधि में केवल आपको 3 वर्णों पर फोकस करना है, आश्याम, बड़ी ई और बड़ा ऊ। आश्याम, बड़ी ई और बड़ा ऊ। आप सब जानते हो कि ये आश्याम की मात्रा होगी, ये हमारी बड़ी ई होगी और ये हमारे बड़े ऊ की मात्रा होगी। देखिए, यदि मैं नंबर 1 पर बात करूं तो ये कंडीशन कब बनती है? पहली कंडीशन को समझिएगा। पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? ए अनार और आश्याम। इन दोनों को उठा लेंगे, ए अनार और आश्याम, और प्लस के बाद भी क्या लिखेंगे? ए अनार और आश्याम, ए अनार और आश्याम। तो यहां से इन सबको मिलाकर क्या बन जाएगा? हमारा आश्याम बन जाएगा। और आप सब जानते हो ये हमारी आश्याम की मात्रा होगी। उसके बाद यदि दूसरी कंडीशन की बात की जाए, यदि प्लस के पहले छोटी ई या बड़ी ई हो और प्लस के बाद भी छोटी ई या बड़ी ई हो, तो बड़ी ई बनती है। क्या बनती है? बड़ी। और ये बड़ी ई की मात्रा। तीसरी कंडीशन, यदि प्लस के पहले छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो और इसके बाद भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो, तो ये हमारे बड़े ऊ की कंडीशन रहेगी। ये हमारा क्या होगा? बड़ा ऊ होगा। अब मैं आपको यहीं इस संधि की भूमिका को समझा देता हूं कि यदि एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बनने लगे तो किस प्रकार से करेंगे। संधि की भूमिका को समझिएगा। अब संधि की भूमिका को समझने से पहले मैंने आपके सामने ये 2 पोल बनाए और इन दोनों पोलों से एक टाइट रस्सी बंधी हुई है। दोनों पोलों से एक टाइट रस्सी बंधी हुई है। ये वाला छोर यहां फिक्स है और ये वाला छोर यहां फिक्स है, लेकिन किसी कारण से ये रस्सी टूट गई। ध्यान रखना, संधि भी एक टाइट रस्सी की भांति कार्य करती है। किसी कारण से ये रस्सी टूट गई तो क्या आप ये वाला छोर इधर जोड़ दोगे? नहीं जुड़ पाएगा। क्या ये वाला छोर इधर जोड़ दोगे? तो नहीं जुड़ पाएगा। या तो कोई नया छोर लाना पड़ेगा जो इन दोनों के बीच में जोड़ना पड़ेगा, या इन दोनों को आपस में पकड़कर जोड़ना पड़ेगा। यही कंडीशन बनेगी। इसीलिए मैंने इस रस्सी के 2 टूटे हुए छोर लिए, एक का नाम रखा हिम और एक का नाम रखा आले। एक का नाम रखा हिम और एक का नाम रखा आले। अब इनको हमको जोड़ना है। हिम प्लस आले को हमें जोड़ना है, तो यहां मैंने लिखा हिम और यहां लिखा मैंने आले। क्या लिखा? आले। अब मुझे एक चीज ये बताइएगा, क्या इस ही को इस य के साथ जोड़ सकते हो? नहीं जुड़ेगा। क्या इस य को इस ही के साथ जोड़ दोगे? नहीं जुड़ेगा। क्या इस य को इस मैं के साथ जोड़ दोगे? नहीं जुड़ेगा। हमें तो प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले पर फोकस करना है। प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले पर फोकस करना है। तो देखिएगा, समझिएगा, जिस प्रकार से मैंने यहाँ ये हिम प्लस के आले लिखा। क्या लिखा? हिम प्लस के आले। तो प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले पर फोकस करूंगा। तो मैंने आपको बताया था स्वर संधि में कि प्लस के पहले भी स्वर होता है और प्लस के बाद भी स्वर होता है। प्लस के पहले वाला जो स्वर होगा वो मात्रा के रूप में होगा और प्लस के बाद वाला जो स्वर होगा वो मूल रूप में होगा। तो यहाँ मुझे आप एक बात बताइएगा कि इस मैं के साथ क्या छुपा हुआ है। तो मैंने कहा कि इस मैं के साथ क्या छुपा हुआ है? ए अनार छुपा हुआ है। बीच में क्या है? प्लस है और इधर क्या है? हमारा आश्याम है। देखिएगा एक बार फिर से समझिए, मैं के साथ इसको जब मैं लिखूंगा तो आधा मैं और ए। जब किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ होता है तो वो आधा होता है। इस हलंत को मलयालम भाषा में चंद्रकला के नाम से जानते हैं। तो जब मैंने इसको यहां लिख लिया नीचे, तो यहां से ये कैंसिल हुआ। जब आश्याम को यहां मैंने नीचे लिखा तो ये कैंसिल हुआ। ध्यान रखिएगा, प्लस के पहले ए अनार और यहाँ आश्याम, तो दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा हमारा? तो आ से आम मिलकर बन जाएगा। तो इन दोनों को भी क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा।
फिर दोबारा समझिएगा कि जब प्लस के पहले ए अनार और आसियाम दोनों से मिलकर आसियाम बना तो दोनों को क्या किया, कैंसिल। यदि प्लस के पहले ए अनार हो प्लस के बाद ए अनार हो तब भी आसियाम बनेगा। यदि प्लस के पहले ए अनार और प्लस के बाद आसियाम हो तब भी आसियाम बनेगा। कहने का तात्पर्य ये है यदि प्लस के पहले ए अनार हो या आसियाम हो या बाद में ए अनार हो या आसियाम हो तो हमारा आसियाम बनता है। इसी प्रकार छोटी और बड़ी ई पर यह डिपेंड करता है। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि ये आसियाम की ये मात्रा होगी, ये आसियाम की मात्रा होगी। जब इस आसियाम की मात्रा को यहां लिख लिया तो ये भी क्या किया, कैंसिल कर दिया। समझिएगा दो फैमिली मेंबर थे, एक फैमिली मेंबर ये है और एक फैमिली मेंबर ये है। इन दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, यहां से मैं शहीद हो गया, यहां से आसियाम शहीद हो गया। अब जब दोनों शहीद हो गए, दोनों में लड़ाई हो गई तो मामला बिजनौर जजी में पहुंचता है और जब क्या होता है, फैसला होता है, अर्थात जब सुनवाई होती है तो दोनों पक्षों को बुलाना अनिवार्य होता है। तो इस वाले पक्ष से ये आसियाम की मात्रा आई और इस वाले पक्ष से ये आधा मैं आया और जब दोनों में समझौता कराया, दोनों का जोड़ हुआ, दोनों का मेल हुआ तो यहां से क्या बना, मां। क्या बना, मां। अब बहुत ध्यान से समझिए, जब यहां से मैं शहीद हो गया था अर्थात मर गया था तो यहां से कौन बचा, ही। कौन बचा, ही। जब इधर से ये आसियाम शहीद हो गया था अर्थात मर गया था तो कौन बचा था, ले और ये। तो ये दोनों फैमिली अलग अलग हो गई थी, लेकिन जब इनका समझौता हुआ तो समझौता कराने वाला कौन था, मां। तो यहां मैंने बीच में मां लिख दिया और इसको मैंने इस प्रकार से मिला दिया तो क्या बन गया, हिमालय बना। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने ऑपरेशन मेथड रखा है, इसको मैं और बारीकी से आपको समझाने वाला हूं। अब एक एक कर सारी संधियों को समझते हैं कि किस प्रकार से होगा। आप यकीन करना, स्वर संधि के जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे मात्र 1 से 2 सेकंड में पहचान लोगे कि ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो इसको देखते हैं। अब चलते हैं गुण संधि की ओर। तो गुण संधि के लिए मैंने एक फॉर्मूला डिजाइन किया 1+2। क्या डिजाइन किया, 1+2। अब देखिएगा इसमें कौन कौन से बण बनते हैं, तो ए बनता है, ओ बनता है और हमारा अर बनता है। ए बनता है, ओ बनता है और अर बनता है। अब यदि इस ए की मात्रा की बात की जाए तो ये ए की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है और इस रै के 3 प्रचलित रूप होते हैं। इस रै के कितने प्रचलित रूप होते हैं, 3। एक तो हो जाएगा हमारा ग्राम वाला या मैं प्रकार लिखूं, एक हो जाएगा कर्म या आशीर्वाद वाला और एक हो जाएगा जब हम लिखते हैं ड्रम या लिखते हैं ट्रक। तो इस प्रकार से तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। उसके बाद देखिएगा पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ए अनार और आसियाम। पहले बॉक्स में लिखा हुआ है ए अनार और आसियाम, बीच में प्लस लगाया। दूसरे बॉक्स में 2 के पेयर में किसको उठा लेंगे, छोटी ई और बड़ी ई को। तो यहां से छोटी ई और बड़ी ई को उठाया तो यहां से क्या बना हमारा ए और ये इसकी क्या हो गई, मात्रा। उसके बाद दूसरी कंडीशन, पहले बॉक्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए अनार और आसियाम, दोनों को उठाएंगे, ए अनार और आसियाम को उठाएंगे, बीच में प्लस। उसके बाद दूसरे बॉक्स में छोटी और बड़ी को तो हमने उठा लिया था, आगे क्या बचा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो अब छोटे ऊ और बड़े ऊ को उठाया तो हमारा क्या बना, ओ बना। क्या बना, ओ बना। और ये मैं बहुत अच्छे से वर्णमाला चैप्टर में समझा चुका हूं। आप एक बार यदि संधि चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उससे पहले मैं आपसे एक उम्मीद ये रखता हूं कि आप वर्णमाला चैप्टर को भी पढ़ोगे। तीसरी कंडीशन का फिर समझिएगा कि पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ए अनार और आसियाम लिखा हुआ है और दूसरे बॉक्स में से क्या बच गया, रीरी बचा। क्या बचा, रीरी। तो यहां से मिलकर क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। उसके बाद वृद्धि संधि के लिए मैंने एक फॉर्मूला डिजाइन किया। वृद्धि संधि के लिए मैंने फॉर्मूला डिजाइन किया 1+3। क्या डिजाइन किया, 1+3। इसमें कौन कौन से बण बनते हैं, तो एक ए बनता है और एक हमारा औ बनता है। इसकी हमारी 2 मात्राएं हो जाएंगी और ये औ की भी 2 मात्रा होंगी। अब समझिएगा कि पहली कंडीशन कौन सी इसके अंतर्गत रहने वाली है। पहले बॉक्स में देखिए ए अनार और आसियाम, तो यहां से मैंने ए अनार और किसको लिखा, आसियाम को। तीसरे बॉक्स में 2 के पेयर में उठा लीजिए ए और ए। क्या उठाया हमने, ए और ए उठाया तो हमारा क्या बना, ए बना।
क्या बना, अय बना। उसके बाद पहले बॉक्स में देखिएगा कि ए अनार और आ से आम लिखा हुआ है, तो दूसरे बॉक्स दूसरी कंडीशन में हमने ए अनार और आ से आम को उठाया। फिर तीसरे बॉक्स से कौन कौन बच गए, ओ और औ बच गए, ओ और औ बचे, तो यहां मैंने क्या लिखा, औ लिखा। मात्राएं कितनी हो जाएंगी, 2। अब यदि बात की जाए यण संधि की, तो यण संधि के लिए मैंने एक फॉर्मूला डिजाइन किया। वो फॉर्मूला क्या है, 2 + के 1/2/3/4। देखो यहाँ प्लस के पहले 2 है और बाद में भी 2 है, यहाँ भी प्लस के पहले 2 है और बाद में भी 2 है, लेकिन यहाँ समान स्वर की कंडीशन है और यहाँ किसकी कंडीशन रहेगी, असमान स्वर की। वो मैं आपको समझा चुका हूं, समान स्वर और असमान स्वर। अब इसमें यण संधि में कौन कौन से बण बनते हैं, तो इसमें हमारा आधा य बनता है, उसके बाद आधा ब बनता है और आधा र बनता है। और र के मैं प्रचलित रूप आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो समझिएगा ये आधा य कब बनेगा। देखिएगा दूसरे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, छोटी ई और बड़ी ई। तो छोटी ई और बड़ी ई को उठाया और इसके बाद कोई भी अन्य स्वर हो, कोई भी अन्य स्वर हो, तो हमारा क्या बन जाता है, आधा यह बन जाता है। यहाँ अन्य स्वर का मतलब यह है कि प्लस के पहले पहले छोटी ई बड़ी ई हो, प्लस के बाद छोटी ई बड़ी ई ना हो। यदि प्लस के बाद छोटी ई बड़ी ई आ जाती है तो किसकी कंडीशन बन जाएगी, फिर दीर्घ संधि की कंडीशन बन जाएगी। तो वहां फिर यण संधि नहीं होगी, वहां क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। आगे समझिएगा। उसके बाद यदि प्लस के पहले छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो और इसके बाद कोई अन्य स्वर हो, तो हमारा आधा ब बनता है। तीसरी कंडीशन समझिएगा, यदि प्लस के पहले रिरी हो और इसके बाद अन्य स्वर हो, तो क्या बन जाएगा, आधा र बन जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्लस के पहले पहले रिरी हो, प्लस के बाद रिरी ना हो, तब आधा र बनेगा। प्लस के पहले पहले छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, प्लस के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ ना हो, तब आधा ब बनेगा। अगर प्लस के बाद भी छोटा ऊ बड़ा ऊ हुआ तो ये तो फिर दीर्घ संधि में पहुंच जाएगा। आगे समझिए, अयादि संधि के लिए एक फॉर्मूला डिजाइन किया, 3 + के 1/2/3/4। 3 + के 1/2/3/4। इसमें कौन कौन से बण बनते हैं, तो इसमें हमारा एक बनेगा अय बन जाएगा, एक हमारा अय बन जाएगा, एक हमारा इसमें अब बनेगा और एक इसमें हमारा आब बनेगा। एक अय बनेगा, एक अब बनेगा और एक आब बनेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये बनते कब हैं, तो देखिएगा ये कितने शब्द लिखे हुए हैं, 4। तो अब तीसरे बॉक्स में भी कितने लिखे हुए हैं, 4। तो इसलिए एक एक कर कर उठाएंगे, एक एक कर कर उठाएंगे। सबसे पहले किसको उठाया, अय को उठाया, और अय के बाद कोई भी अन्य स्वर हो, अर्थात चाहे वो पहले बॉक्स का, दूसरे का हो, तीसरे का हो या चौथे का हो, यानी अय के बाद कोई भी क्या हो, अन्य स्वर हो, कोई भी अन्य स्वर हो, तो हमारा क्या बन जाता है, अय बन जाता है। क्या बन जाता है, अय बन जाता है। दूसरी कंडीशन में क्या बचा, अब अय। यदि अय हो और इसके बाद कोई अन्य स्वर हो, तो हमारा क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। तीसरी कंडीशन में प्लस के पहले क्या हो, ओ हो, इसके बाद कोई अन्य स्वर हो, तो क्या बन जाएगा, हमारा अब बन जाएगा। चौथी कंडीशन में यदि प्लस के पहले औ है और इसके बाद कोई अन्य स्वर है, तो हमारा क्या बन जाएगा, आब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आब। तो ये स्वर संधि के 5 भेदों का मैंने आपके सामने एक्सप्लेनेशन किया है। अब आपके मन में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा कि सर आपने ये जो 1 + 1 लिखाया है, 2 + 2 लिखाया है, यहाँ 1 + 2 लिखाया है, यहाँ 1 + 3 लिखाया है, यहाँ 2 + 1/2/3 इस प्रकार से लिखाया है, तो इनका तात्पर्य क्या है, कि ये हम प्रयोग कहाँ करेंगे। तो इनके प्रयोग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा च + के अन, क्या लिखा, च + के अन लिखा। देखो इस च के साथ किसकी मात्रा छुपी हुई है, अय की मात्रा छुपी हुई है। किसकी मात्रा छुपी हुई है, अय की मात्रा छुपी हुई है। तो जब ये अय की मात्रा छुपी हुई है, तो ये कौन से बॉक्स से, तीसरे बॉक्स से।
प्लस के बाद क्या है, ए एन आर है, कौन से बॉक्स से, पहले बॉक्स से। तो 3 + 1, तो जरा मुझे बता दो कि कौन सी संधि होगी, तो अयादी संधि होगी। उसी के बाद मैंने यही लिखा न प्लस के अन, न प्लस के अन। मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि में प्लस के पहले वाला स्वर मात्रा के रूप में, प्लस के बाद वाला मूल रूप में। अपने माइंड में इस बात को सेट कर लेना कि प्लस के पहले जो स्वर रहेगा वो मात्रा के रूप में रहेगा स्वर संधि में, और प्लस के बाद वाला मूल रूप में। तो सबसे पहले मात्रा रूप देखते हैं, न के साथ ए छुपा हुआ है, कौन से बॉक्स से, तीसरे बॉक्स से, और बीच में प्लस लगा है, ये ए कौन से बॉक्स से, पहले। तीसरा और पहला बॉक्स मिलकर क्या बनाते हैं, अयादी संधि। मैंने यहां लिखा प्रति, प्रति प्लस के एक, प्रति प्लस के क्या लिखा, एक लिखा। जरा एक नॉर्मल सी बात मुझे ये बताओ, प्लस के पहले तय के साथ छोटी ई की मात्रा है, कौन से बॉक्स से है, दूसरे बॉक्स से है। ये ए कौन से बॉक्स से है, तीसरे बॉक्स से। तो दूसरा और तीसरा बॉक्स मिलकर क्या बनाएंगे, यण संधि बनाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और भी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आज की यही वीडियो यहां तक समाप्त करते हैं। कल मैं दीर्घ संधि के आपके सामने एग्जाम्पल लेकर आऊंगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, और ध्यान रखना कि कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या आशा क्या मुश्किल, जब ठान लिया तो ठान लिया। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।